और ये तो शायद की क्लासेस तो कैसे हैं सर आई होप आप लोग जल्दी ठीक होंगे। इसलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 यानी कि आपका हिंदी है। ठीक है, आज उसकी हम सीरीज की सेकंड वाली क्लास जो है वो आपकी चलेगी। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पे सारा जो जो भी चल रहा है ना, प्ले लिस्ट, LIST, देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सीरीज चलाई जा रही है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट से आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। तो हम अभी पुरानी सीरीज करा रहे हैं, उसका एक रीजन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि पुरानी सीरीज में आपके जो 16 है, 2016 का जो पेपर हुआ है, 2017 का पेपर हुआ है, उसके भी क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी हिंदी की सीरीज चलेगी। फिर आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका जो है ये संस्कृत की सीरीज चलेगी। ठीक, और इसकी टाइमिंग जो है वो आपकी है 5 PM यानी शाम में है। ठीक, 3 दिन आपकी हिंदी चलेगी, 3 दिन आपकी संस्कृत चलेगी। तो चलिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने 30 तक क्वेश्चन किया था, आज हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 31 में क्वेश्चन दिया है हंस पद का चिन्ह है। तो देखिए, हंस पद होता क्या है पहले उसको समझिएगा। आपका ये हंस पद का चिन्ह ये है, इस तरीके का बनता है जब किसी वाक्य में कोई शब्द हम लिखना भूल जाते हैं, तो इस तरह का चिन्ह बना के हम उस शब्द को लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्ध समृद्ध स्वर है। देखिएगा, आपके स्वर के जो है प्रकार बहुत सारे हैं, है ना, जिह्वा के आधार पे, मुख खुलने के आकार पे, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि आपके अतिलघु में और लघु उत्तरी में जब पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको इसकी डिफिनीशन के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए कि आपका जो अर्ध समृद्ध स्वर है वो आपका एक और जो है वो आपका अर्ध समृद्ध स्वर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो आपको पता होगा कि जो कंठ ध्वनि है वो क वर्ग के जो है वर्ण होते हैं, यानी अक्षर जो होते हैं क ख ग घ, इनका उच्चारण आपका कंठ से होता है। तो खड़क, है ना, तो क ख अंग ये आपका क वर्ग है, तो यानी ये जो है आपका खड़क, ये कंठ ध्वनि का इसमें सही प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ण ल का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ल का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी को पता है कि जो ल होता है वो तालव्य है, इसका क्या है, तालव्य है। ल का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है श का उच्चारण स्थान है। ये स्थल है, स्थान दोनों एक ही हो सकता है, क्योंकि स्थल में भी जगह होता है, स्थान में भी जगह होता है। तो सीटी वाला स जो है उसका उच्चारण स्थल पूछा है, तो आपका जो सीटी वाला स होता है ना, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। और आपका जो सादा स होता है उसका उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। तो आपका जो स्वर होता है वो 3 प्रकार का होता है, आपको बताया गया है, ह्रस्व ध्वनि, ठीक है, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर आपका प्लुत स्वर। तो आपका जो छोटा अ है, छोटी ई है, छोटा उ है, ये आपका ह्रस्व स्वर होता है। ये जो छोटा है, जो इसमें आपका ये जो छोटी ई है ये आपका ह्रस्व स्वर होगा। ठीक, अब इसमें से पूछा है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी इसमें कौन सा ऐसा स्वर है जो ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आपका ई है, ठीक है, अ भी है, उ भी है, लेकिन आपका जो बड़ा आ है ये आपका दीर्घ स्वर है। क्या है आपका, दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका करुण का विलोम है। तो आपका जो करुण का विलोम है वो क्या होगा, निष्ठुर, निष्ठुर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम यानी आपका आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का विलोम क्या होता है, नेचुरल। तो कृत्रिम का विलोम होगा आपका प्राकृतिक। क्या होगा, प्राकृतिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है, अभिज्ञ का विलोम क्या है, अज्ञ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इष्ट का विलोम है। तो देखिएगा, इष्ट का विलोम जो है वो है अनिष्ट। क्या है, अनिष्ट। इष्ट का विलोम है अनिष्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वर्ण है, यानी अक्षर है जिसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो क, ख, ग, इन सब का जो उच्चारण होता है वो आपका कंठ से होता है, लेकिन आपका जो ढ है ये आपका कंठ से इसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है। आपको पहले ही क्लास में संयुक्त वर्ण बताया गया है कि आपके 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपका छ जो है वो भी आपका संयुक्त है, त्र भी है, ज्ञ भी है, लेकिन ये री नहीं है। क्या है, री नहीं है। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र से समरम, श्रमिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन तो आप सभी को पता है, जो स्वर होता है ना उसका उच्चारण जो होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के होता है। और आपका जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी स्वर को लिखने के लिए किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आपका अगर अ है तो ये आपका क्या है, अ अपना खुद में है, ये किसी को इसमें व्यंजन की सहायता नहीं पड़ी। ये क्या है, बिना बाधा के, बिना अवरोध के स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। और वही अगर व्यंजन है ये आपका क, तो व्यंजन को हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, अगर क को हम तोड़ें तो क किससे मिल के बना हुआ है वो अगर आप समझेंगे तो ये क प्लस अ, इस तरीके से आपका ये क बना हुआ है, क प्लस अ मिलके तब आपका क बना हुआ है। इसलिए आपको स्वर को कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा, बिना अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। आई बात समझ में। और आपका व्यंजन जो होता है इसके उच्चारण में क्या होता है कि आपके स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है, यानी कौन सा इसमें गलत है। तो देखते हैं, त क्या ओष्ठ व्यंजन है, शीटी वाला श क्या ऊष्म व्यंजन है, ठ क्या ओष्ठ व्यंजन है, छ क्या संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल सही, आपका जो शीटी वाला स है वो ऊष्म व्यंजन है, फ जो है आपका वो ओष्ठ व्यंजन है, और जो छ है वो संयुक्त व्यंजन है। लेकिन आपका जो त है ये ओष्ठ व्यंजन नहीं है, त आपका क्या है, दंत व्यंजन है। ठीक, चलिए अगला है आपका च वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि च वर्ग है, तो आपका जो च वर्ग है वो क्या है, तालव्य है, तालव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, यानी पार्श्विक वर्ण पूछ रहा है, तो आपका जो पार्श्विक वर्ण है वो आपका र होता है। र जो है वो पार्श्विक है और ल जो होता है वो लुंठित वर्ण है। ठीक, अब ये पार्श्विक क्या होता है और लुंठित वर्ण क्या होता है ये हम अति लघु में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि आपका जो पार्श्विक वर्ण है वो आपका र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आपको पहले जब क्लास कराया गया है तो वहां पे आपको बताया गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। आपके ड और ढ जो है ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, और स्थिति वाला स और ह ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो आपका जो ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन इसको माना जाता है। ज्ञ कैसे मिलके बना होता है, ज प्लस इ से, ज प्लस इ से। तो जो ज्ञ है आपका ये संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आपका इसमें जो है शुद्ध शब्द बताना है। तो आधीन ये शब्द गलत है, आधीन भी नहीं होता है, होता है आपका अधीन, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक, ये सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 15 का भी इसीलिए आपको पुराना सीरीज कराया जा रहा है कि यहाँ पे 15 का आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है, 16 का मिल जा रहा है। जो बच्चे नई सीरीज लिए होंगे ना वो अपने पेपर में सॉरी अपने सीरीज में देखेंगे तो वहां पे उनको 15 का क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, 16 का भी नहीं मिलेगा, 17 का भी नहीं मिलेगा, उनको 18 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए इसको पहले करा देते हैं फिर नई सीरीज हम करा देंगे। ये आपकी खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हो वैसे ही एग्जाम के पहले पहले आपको वो भी सीरीज कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि का जो उपयोग किया जाता है ना वो आपके लेखन शिक्षण में किया जाता है। आपकी मॉन्टेसरी विधि में ये बताया जाता है कि बच्चों को कैसे मतलब कि बैठाएं, बच्चे कैसे पेन पकड़े, बच्चे कैसे लिखे, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो आपका जो छ है वो किसके संयोग से बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके क प्लस स से मिलके बना होता है। ध्यान दीजिएगा, क के नीचे हलंत जरूर रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि ये आधा कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द, यानी पर्वत शब्द के समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका जो कूट है ये पर्वत का समानार्थी शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा है। तो आपका ट, ठ, ड ये सब आपका क्या है, मूर्धन्य है, लेकिन आपका ढ ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो किसके आधार पे होता है, तालव्य, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो जहां तक कि देखा जाए तो जो ध्वनि का उच्चारण होता है वो अलग अलग ध्वनि का उच्चारण अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया हुआ है, या यह कह सकते हैं ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया तो है बट किसका एग्जैक्ट बताना है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, यानी दंतोष्ठ। कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे व्यंजन है जो दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ के आपके सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो जो फ है, ये आपका जो फ है तो ये तो आपका क्या है, ओष्ठ से है ना, ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। लेकिन आपका जो व है ये आपका दंतोष्ठ से उच्चारित किया जाता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे फ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दंतोष्ठ पूछा है और फ सिर्फ ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। व जो है आपका वो दंतोष्ठ से उच्चारित किया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सीरीज में है तो वहां करेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा एग्जाम में गलती करने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो बच्चे सीरीज से रट रहे हैं, सीरीज में कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है, उसको हम करेक्ट कराते हुए चल रहे हैं, तो अपने पेन से अपने सीरीज को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर है। तो पूछ रहा है संयुक्त स्वर है, तो आपका जो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ हो और औ है, ये सब क्या है आपका संयुक्त स्वर है। ठीक, जैसे आपका ए प्लस ई से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ओ जो है आपका कैसे बना है, अ प्लस ऊ से मिलके बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन चार है, और वो कौन से हैं, य, र, ल और व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण स, स, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। ये तो ऊस में तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ ये संघर्षी भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संघर्षी भी कहे जाते हैं। ऊस में संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, यानी आप जो शब्द है उसका शुद्ध उच्चारण का विकास कैसे होता है। तो वाचन शिक्षण यानी बोल के, लेखन शिक्षण दोनों के द्वारा आपका शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। तो जो ध्वनि का नियम है इसका प्रारंभ आपके ग्रीसर्ण जी ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है। तो आपके हिंदी में कुल टोटल 18 बोलियां प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बना है। तो आपका जो द और य से मिलकर बना हुआ है वो द बना हुआ है। जैसे आपको पता है विद्यालय है ना, विद्याधन आलय, आपका द और य से आपका मिलके ये द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है, वर्णमाला का आशय है। तो आपकी जो वर्णमाला है इसका आशय ये होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह से, यानी वर्णों का समूह ऐसा हो कि जो व्यवस्थित हो, क्रम में हो, यही आपका वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्गों की संख्या मानी जाती है। तो आपके अगर मूलतः पूछ रहा है तो आपके 52 होगा, कितना होगा, 52 होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अयोग्य वाह है। आपके पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अयोग्य वाह है, तो आपके जो विसर्ग वाले होते हैं ना वो अयोग्य वाह होते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह होता है संस्कृत में, तो ये क्या है आपके अयोग्य वाह है। अगला क्वेश्चन है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रुकना या अर्ध
ठहराव है, अर्ध मीन्स थोड़ा सा रुकना। तो इसमें से आपके विराम चिन्ह कौन सा होगा, यानी अगर कहीं रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, तो किस विराम चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, तो आपके अल्प विराम। इसका करेंगे आपके अल्प विराम, कहीं थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा आराम करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए पूछा है, हर्ष शोक दुख तथा घृणा आदि बोधक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है, यानी अगर कहीं खुशी का माहौल है, दुख का है, तो वहां पे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इस चिन्ह का सिंबल ये है, ठीक। ये, चलो अगला क्वेश्चन है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, तो आपका लाघव चिन्ह, जैसे आप ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका जो चिन्ह है ना, यही आपका लाघव चिन्ह है। जैसे आपका वो आता है एटीएम, ऐसे लिख के आता है, ये आपका जो सिंबल है ना, ये जो है ऐसे जो पॉइंट की तरह होता है, यही आपका लाघव चिन्ह है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है, यानी कोई शब्द है, उसका अगर अर्थ स्पष्ट करना है, तो क्या आप अपनाएंगे, तो वहां पे कोष्ठक का चिन्ह अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा, फिर आप ब्रैकेट में उसी का अर्थ बगल में लिख देते हैं, है ना, तो वही लिख कह रहा है क्वेश्चन में, किस शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या अपनाया जाता है, तो आपका कोष्ठक का चिन्ह अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो ये तो सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपका ये जो होता है, ये प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, यानी अंतस्थ नहीं है, तो आपका य र ल व होता है, चार होते हैं, आप सभी को पता है, य र ल व होता है, तो आपका र भी है, ल भी है, व है, लेकिन आपका ब जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, तो आपका जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है वो कैसे होता है, आपके एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद का विलोम है, तो आपके आनंद का विलोम हो जाएगा विषाद, ठीक है, क्या होगा, विषाद। चलिए देखिए 2018 में पूछा है, विरोध शब्द का विलोम है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो विरोध शब्द का आपका विलोम है समर्थन, क्या है, विरोध करना और आपका समर्थन करना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका श श ह व्यंजन कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, क्या कहलाते हैं आपके, ऊष्म व्यंजन, ठीक। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अहि शब्द का अर्थ है, तो आपके अहि शब्द का अर्थ पूछा है, तो अहि शब्द का अर्थ होता है आपके सर्प, यानी सांप, सांप को अहि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम है, तो स्थावर का विलोम होता है आपका जंगम, क्या होता है, जंगम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, यानी इसमें ये लिखा गया है, इसमें कौन सा शुद्ध है वो बताना है, तो आपका कुमुदिनी जो है ये आपका शुद्ध रूप, ठीक है। माइनर सी चीजें होती हैं, यही भी बच्चों से जो है गलतियां हो जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें बोल रहा है कि आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो आपका ये जो श्रृंगार है ना, ये आपका सही रूप है, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा संचार का नादमय चित्र है, यानी पूछ रहा है कि आपके भाषा संचार का नादमय चित्र है, तो यह कथन किसका है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, देखिए 2016 में पूछा हुआ है, तो भाषा संसार का, ठीक, भाषा संसार का नादमय चित्र है, तो यह कथन आपके सुमित्रा नंदन पंत जी का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं क्या है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, सही बात है, ये भी सही है, सिरो रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। आगे देख लेते हैं, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्ति होती, ये भी सही है, आपका ये गलत है। सिरोरेखा क्या होता है, ये जो आपकी लाइन खींची जाती है ना, इसी को सिरोरेखा बोलते हैं, तो क्या इसका प्रयोग अनावश्यक है, बिल्कुल नहीं, इसका अगर प्रयोग आवश्यक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि चीजें आपकी मतलब कि ये आप अगर इसको लिखेंगे नहीं, ये आप नहीं करेंगे, तो शब्द बिखर जाएंगे, मतलब नहीं निकलेगा, है ना, इसलिए
तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, इसमें संबंधित नहीं है पूछा है ना। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं, यानी देवनागरी की लिपि की विशेषता क्या नहीं है, तो जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। हाँ ये है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर क है तो वो क ही है, ख का भ्रम उत्पन्न ही नहीं होता है, तो आपका ये भी सही है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, सही बात। अगर क बोल रहे तो क का ही ध्वनि निकलेगा, ख बोल रहे तो ख का ही ध्वनि निकलेगा। लेकिन आपका ये स वाला जो है ये आपके देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपकी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपका वर्ण है। वर्ण जो होता है वो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो आपके अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। क्या है? विग्रह, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का अर्थ है। तो अब्ज शब्द का अर्थ होता है आपके शंख भी होता है, कमल भी होता है और आपका कपूर भी होता है। तो आपका सही पूरा आंसर है। आपका अब्ज जो शब्द है इसका अर्थ शंख भी होता है, कपूर भी होता है और कमल भी होता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं। तो आपके जो क से लेके म तक पूरे व्यंजन होते हैं ना, क वर्ग हो गया, ठीक, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ठीक है, प वर्ग हो गया, ये जो पांचों आपके वर्ग हैं ये आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जलधि, पयोधि, उदधि ये सब आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपके उर्वशी जो है ये आपके समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। तो गिरिराज, हिमाद्री और नगराज ये आपके हिमालय के पर्यायवाची हैं, लेकिन गिरिजेश आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो आपके महाश्वेता, वीणा पाणी, भारती ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है, लेकिन पद्मा जो है आपके सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका दिनेश, निशाकर, प्रभाकर, दिनकर, ठीक। तो आपका जो निशाकर है ना ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निशाकर यानी उसका मतलब होता है अंधकार, ठीक है। चलिए, तो हमने आज 90 क्वेश्चन किया है, तो हम लगता है बस इतना ही करते हैं। कल से हम 91 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। 91 से कल हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और क्लास कैसी लगी है, समझ में आया कि नहीं बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो जो चीजें पहली बार आ रही है उसको जब अतिलघु कराएंगे ना तो वहां पे डेफिनेशन के साथ आपको समझा दिया जाएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू बताइएगा हमें। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिएगा। ओके, बाय।